स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमने कल पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो मैंने उसका एक फार्मूला भी आपको लिखवाया था, तो फार्मूला भी बहुत मेन था। उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे, उसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद ही आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि हमारी क्या क्या चीज़ें उसमें रह गई थी, क्या क्या चीज़ें उसमें से हमारी रह गई थी और क्या क्या चीज़ें हमारी उसमें नहीं रह गई थी। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दस मोबिलिटी। तो इन्होंने लिखा है क्या लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे दर्शाते थे, वीडी से। और इसने क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देगा, मोबिलिटी देगा। तो मोबिलिटी को हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका एक फॉर्मूला खोलेंगे तो हमें वो क्या देगा, ई टाउ एम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों अगर कैंसिल होके तो ये बनाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज अ, मतलब इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक करंट, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, is expressed as क्या हो जाएगा, I बराबर, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है कि वो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे कैसे होता है, एन ए ई वी डी। एन हमारा हो गया नंबर ऑफ, जितने भी नंबर्स ऑफ वो होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये ए हमारा क्या हो गया, ए यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी एन है हमारा पर वॉल्यूम, ओके, पर वॉल्यूम। और ए हमारा क्या है, ए है हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये तो पता ही है इलेक्ट्रॉन, और वी डी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसमें इतना तो डाउट होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ओम्स लॉ की ओर बढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ
तो ओम्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले तो ओम्स लॉ क्यों बनाया गया था और ये होता क्यों है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ etc are kept constant, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends। तो इनका बस कहने का बस सीधे से यही मतलब है, जब कभी भी टेम्परेचर डेंसिटी या मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट होंगे तो उन चीज़ों में क्या होगा, जब वो चीज़ें जब कांस्टेंट होगी तो उस वक्त क्या होगा कि जो वो होता है वोल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के होता है। वो जो वोल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यही हमें क्या देता है, V बराबर में, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो इसकी जगह पे मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको मैंने मान लिया R, और ये I हो गया। तो आपने ये तो 10th में तो अच्छे से पढ़ा ही होगा कि जो V होता है हमारा वो होता है वोल्ट और R होता है रेजिस्टेंस और I क्या होता है, करंट। पढ़ा है ना, ये पढ़ा होगा ये तो यही सेम चीज़ यहाँ से आती है। पर उस वक्त क्या डेफिनेशन थी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के। पर इसके अंदर क्या है कंडीशन, जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। जो है हमारा वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कांस्टेंट, मैकेनिकल जो स्ट्रेन है वो भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तब जाके जो है हमारा V प्रोपोर्शनल टू I बनेगा। तो यही हमारा ओम्स लॉ होता है। तो इसके अंदर आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं ओम्स लॉ में, तो ओम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आगे बताने की कोशिश करूँगा, बस 1 मिनट। तो हम ओम्स लॉ के और हमने सीखा था, तो हमने ये तो सीख लिया था कि वोल्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है और ये करंट होता है। तो V प्रोपोर्शनल I के होता है, या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि I भी प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के होता है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, इससे हम यही सीख सकते हैं कि जो V या I दोनों के दोनों अगर प्रोपोर्शनल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके भी प्रोपोर्शनल हो सकता है और ये इसके भी, पर दोनों के दोनों एक R ही कांस्टेंट देंगे दोनों के दोनों, तभी जाके ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ को ये हमारा फॉलो करेगा। तो ओम्स लॉ के बाद हम किस पे आते हैं, हम ओम्स लॉ के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो मैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरा का पूरा मतलब मिटा देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं इस पे हम आते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे आते हैं, तो लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड एन एलिमेंट इन द सर्किट विथ सम रेजिस्टेंस आर डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल फैक्टर लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, एज also on nature of the substance of which the resistor is made. Electrical resistance of the rectangular slab depend on its length and its cross section area ठीक है। तो इसके अंदर बताया हुआ है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब हम इसमें R की बात करेंगे। जैसे कि हमने R के बारे में मैंने अभी इतना इंग्लिश में इतना लंबा भाषण दिया कि R किससे प्रोपोर्शनल होता है, R L से भी प्रोपोर्शनल होता है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/एरिया के। मीन्स इस प्रोपोर्शनल का मीन्स यही होता है कि जब कभी भी अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना पड़ेगा, अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
और अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर हमारा एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं, क्योंकि ये आर के दोनों आर के प्रोपोर्शनल है, अगर मैं आर के प्रोपोर्शनल लिखूं तो एल बाय ए तो आएगा ही, कि एल भी प्रोपोर्शनल आ रहा है और ए भी प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं हटाऊँगा तो वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो आर होगा उसको मैं इक्वल किसके कर दूंगा, एक मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया रो, वो एल बाय ए आता है, मतलब रो हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखो जो रो होता है इन 1 और 2 इक्वेशन से तो आप समझ ही गए, ये चीज़ आई है, जो आर है प्रोपोर्शनल है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो हमारा क्या देगा, वो हमें देगा रो देगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो ए देगा। ठीक है, वो हमें ए देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये होगा कि हमें ये तो समझ में आ गया कि एल और ए पे प्रोपोर्शन, ये आर है रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड करता है। तो जो ये है पी है हमारा, जो ये पी नहीं, जो हमारा रो है, ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर नॉन मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, उसका जो ये जो रो है वो अलग होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये कभी भी मत बोलना कि एल या ए पे डिपेंड करता है, ये हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की थोड़ी और, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंस मटेरियल, तो कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल होते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज मिनिमम वाइल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंसुलेटर इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस दूंगा, मतलब इसके अंदर अगर मैं आर डालूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा मैक्सिमम। ठीक है, क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या होता है ये हमारा होता है मेटल। कंडक्टर किस में आता है, मेटल इसमें आता है, और इंसुलेटर नॉन मेटल्स में आता है। इसीलिए जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि जब ये करंट ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देगा। अब ये कोई प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक की चीज़ में से करंट थोड़ी ना पास हो जाएगा, ये लक्कड़ की चीज़ है उसमें से करंट थोड़ी ना पास हो जाएगा। ये क्यों होता है मैं भी बता दूँ। देखो कंडक्टर है, तो कंडक्टर की कभी भी अगर हम एक वो बनाते हैं, एटम का अगर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो ये एटम के जो स्ट्रक्चर है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा राइट साइड में घूम रहे होते हैं। वो हमेशा कहाँ घूम रहे होते हैं, राइट साइड में घूम रहे होते हैं। तभी जाके ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। और जो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में यही अपोजिट चीज़ घूम रही होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं कंडक्टर के अकॉर्डिंग, तभी इसमें करंट पास नहीं होता। इसलिए इसमें मिनिमम करंट जाएगा और इसके अंदर मैक्सिमम करंट जाएगा। तो इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टेंस विच इज इंटरमीडिएट टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो एक होता है सेमीकंडक्टर, एक टर्म क्या होती है, सेमीकंडक्टर टर्म होती है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक टर्म होती है। तो सेमीकंडक्टर में जो भी जैसे सेमीकंडक्टर से आप समझ रहे हो, आधा वो कंडक्टर होगा आधा इंसुलेटर होगा। तो इसके अंदर जो है वो अपने अकॉर्डिंग मैक्स या मिनिमम कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग मैक्स या मिनिमम। जहाँ पर उसको मैक्स की ज़रूरत होती है वहाँ मैक्स करता है, जहाँ पर मिनिमम की ज़रूरत होती है वो मिनिमम कर लेता है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, नहीं सॉरी रेजिस्टिविटी यही है, सॉरी रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी होगी। अब हम इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या कुछ पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, आर की वो एसआई यूनिट बता दो और बस यही सब चीज़ें। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट अगर आप देखोगे तो वो क्या होगी, मुझे बताओ जल्दी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी एसआई यूनिट होगी ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम। ओम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया इसलिए ये ओम हो गया। और अगर इसकी डायमेंशन निकाली जाए, डायमेंशन अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एम की 2t-3 L 2 a⁻²। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये भी हो गया हमारा और ये भी चीज़ होगी। ये हमारा क्या था, ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में बस इतना ही पढ़ना था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द सर्किट। इसमें तो कुछ बताना नहीं। अगर मुझे R की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या बोलता हूँ, V/R। R की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये भी हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, अब रेजिस्टेंस कितने कितने डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब परफेक्ट कंडक्टर who have zero resistivity and a perfect insulator who have infinity resistivity, through these are ideal limit. The electrical resistivity of the substance have a very wide range. Metal have low resistivity of 10⁻⁸ ohm meter to 10⁻⁶ ohm meter, while insulator like glass or rubber have resistivity some 10⁻18 times or even more greater. Generally, good electrical conductor like metal are also a good conductor of heat, while insulator like ceramic and plastic material are also poor thermal conductor. तो इसके अंदर तो मैंने अभी मैंने बता ही दिया कि इसकी मैक्स होती है, इसकी मिनिमम होती है। तो इसके अंदर भी जो ये सारा भाषण है कि जो डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कितने कितने डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो मैंने बताया कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगी तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा और इलेक्ट्रिक पास भी होने देगा, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन उड़ने लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ होगा, जब ऐसे ही कुछ होगा तो वो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ एक रेंज में आएगी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर की है वो एक रेंज में आएगी 10⁻18 से ओम्स मीटर से 10⁻14 की रेंज में ये इसकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी। क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी। मतलब ये सब चीज़ें, ये जो है रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ये इनके अंडर में आ रही होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी ये भी ऐसी ये मैक्स होगी। ये मैक्स क्यों होगी और ये मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस अगर इसका मैक्स है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो होगी, इसलिए माइनस में आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये हाई है तो ये ऑटोमेटिकली ये लो होगी। बताता हूँ कैसे। इसको जब आप रो को जब आप ये देखो, रो का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो वो क्या आएगा, ये बाय में आएगा, मतलब RA/L, ये कुछ होगा। तो ये है मतलब कि ये R पे डिपेंड नहीं होता। मैंने सबसे पहले बताया था कि ये मेटल्स, ये नेचर ऑफ द मटेरियल्स पे डिपेंड होता है। तो ये मटेरियल्स पे डिपेंड होता है, ना कि ये RA/L पे, किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये मटेरियल पे। तो मटेरियल जैसा होगा, अब मटेरियल होगा हमारा मेटल्स, तो ये हमेशा उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी, रेजिस्टिविटी हमेशा कम होगी। और जो भी इंसुलेटर होगा उसकी मैक्स होगी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। बस यही इसमें बताया गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर, तो मैं ये रब कर देता हूँ। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ओमिक नॉन ओमिक।
कंडक्टर। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक से आप क्या समझ रहे हो, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो फॉलो नहीं करते। क्या होता है, जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को और जो फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ को, वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। तो देखो ज़्यादातर जो भी मेटल्स होते हैं ना, ज़्यादातर अगर हम आइडियल मान के करते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में ये क्या है, ये हमारा V हो गया, ये हमारा क्या हो गया V, और ये हो गया हमारा I हो गया, ये V हो गया और ये हमारा क्या हो गया I हो गया। तो जैसे जैसे अगर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्ट भी बढ़ेगा। मतलब अगर सेम कांस्टेंट के थ्रू से बढ़े तो इसके अंदर हमें क्या दे रहा है, V प्रोपोर्शनल किसके दे रहा है, I के दे रहा है, इसमें V प्रोपोर्शनल I के। तो ये क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो ये करेगा, जाहिर सी बात है। सॉरी फॉलो गलत लिख दिया, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ये, हाँ करेगा। अगर जैसे कि मान लो, अगर यही अगर ऐसे ग्राफ हो, ये धीरे 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 बढ़ तो रहा है, फिर ऊपर से थोड़ा टेंस हो गया, मतलब कि ये हमारा V का ग्राफ हो गया और ये हमारा I का ग्राफ हो गया, ये हमारा V का ग्राफ हो गया और ये हमारा I का ग्राफ हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने एक और चीज़, थोड़ा सा मैंने इसका ग्राफ गलत बना दिया। ग्राफ तो सही था, ये मैंने I और V यहाँ पर लेना था, सॉरी ये हो गया I, ये हो गया V, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सॉरी। तो ये जो जैसे जैसे हमारा I बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, V भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि ओम्स लॉ तो फॉलो हो रहा है, इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं दे रही। मतलब मान लो अगर हमारी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर हमारी 2 है, तो यहाँ पर हमारी अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 आ रही है, उस 3 आ रही है, मतलब 3 प्रोपोर्शनल टू 2 तो हो ही नहीं सकता कभी, इसीलिए ये ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करेगा, ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस ग्राफ में बस हमें यही जानना था कि जो जो मेटल्स होते हैं, कोई कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो कोई कोई से मेटल्स या कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो कंडक्टर जब भी कभी भी बोलूँ मैं, कंडक्टर अगर मैं बोलूँ तो हमेशा समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल्स की, ज़्यादातर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेटल्स की। अब और हम आगे बढ़ते हैं। तो कलर कोड फॉर रजिस्टर, तो कलर कोड फॉर रजिस्टर होता है। तो आपने देखा होगा कि मैं आपको अगली क्लास में ज़्यादातर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा